आप सबको लेकर आया हूँ प्रतिभा एग्री सक्सेस पॉइंट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सुरेश जी। और आज हम जितनी भी फसल है उनमें से अपन एक फसल के बारे में बात करेंगे, ज्वार की फसल। उसके बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं हम सब आपके द्वारा और सुरेश जी के द्वारा सभी भाइयों तक पहुँचाएँगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज जो है सिद्धार्थ जी से मुलाकात हुई हमारी, तो इनके प्रश्नों के जवाब आपके अनुसार देंगे आप। जी सुरेश जी, मैं आपसे और सभी किसान भाइयों से एक बार आपका सभी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं जो भी मेरे किसान भाइयों का जो प्रश्न है वो आपसे पूछना चाहता हूं। उनके प्रश्न मैं अपने माध्यम से पूछूंगा। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि ज्वार की फसल किस किस प्रकार की होती है और कैसे क्या होता है? सिद्धार्थ जी, अपन देखते हैं कि ज्वार की जो फसल है वो राजस्थान में अपन अलग अलग तरीके से उगा सकते हैं। कि जैसे पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें अपन, तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं अपन। कि पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें अपन, तो पश्चिमी राजस्थान में बारिश की जो है कमी है थोड़ी, उस तरीके से अपन कौन कौन सी किस्में लगा सकते हैं, तो उनके लिए अलग किस्में होती है और पूर्वी भाग के लिए अलग किस्में होती है। तो अपन ज्वार की फसल के लिए अपन देखा जाए तो अजमेर जिला प्रथम स्थान पर इसमें। तो अजमेर के अंदर जो है ज्वार की जो फसलें हैं वो अच्छे से उगाते हैं और प्रथम जिला है राजस्थान के अंदर। तो अपन अगर देखें अपन ज्वार की फसल के लिए, तो इसमें जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें अपन, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है 15 नंबर ज्वार के नाम से जो प्रचलित है वो अधिकतर बुआई करते हैं। उससे क्या है कि जैसे पौधा की अगर बात करें, उसके पत्तों की बात करें, तो पत्ते बिल्कुल ये 15 नंबर ज्वार ही है, तो इसके पत्ते बिल्कुल चौड़े हैं, ठीक है। और अगर देसी ज्वार की अगर बात करें, तो देसी ज्वार जो है वो चारे के लिए होती है, लेकिन ये जो ज्वार है, इस खेत की ज्वार है, वो चारे के लिए और धान के लिए दोनों के लिए काम आ सकती है दोस्तों। और उस तरीके से अगर बात करें अपन, तो ज्वार को जो मोटा अनाज भी कहते हैं इसको, क्योंकि पहले बहुत टाइम पहले ज्वार का जो बीज है और ज्वार की रोटी बना के खाई जाती थी बहुत पहले के ज़माने में। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। और हमारे किसान भाइयों का दूसरा प्रश्न आपसे है कि इसकी बीज दर क्या रहेगी? तो किसान भाइयों से निवेदन है कि आप जो बीज लेते हो, तो पहले अगर अपने पास बीज पहले का पड़ा है तो उसको बीज को उपचार करना है अपने को, और फिर बाद में इसको बुआई करना है। और उपचार किस प्रकार से करना है? FIR से अपन उपचार करेंगे। FIR का मतलब है फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। इससे अपने को बीज को उपचार करना है, फिर बाद में इसकी अच्छी सी बुआई करनी है अपने को। अगर बीज को उपचार करके अपन ने बुआई करी है, तो अपना जो बीज है वो ज़मीन में डालने के बाद में वो बिगड़ेगा नहीं, कीट जो काटेंगे नहीं उसको, तो वो अंकुरण जल्दी से हो जाएगा। और बीज दर की बात करें अपन, तो अगर मतलब सिंचाई की आवश्यकता नहीं है अपने पास, या सिंचाई की सुविधा नहीं है, जैसे अगर बात करें अपन खरीफ में तो बारिश होती है, लेकिन बहुत सारे किसान जो है मतलब ग्रीष्मकालीन ज्वार भी उगाते हैं, तो उसमें क्या है कि अपन सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे बीज दर की अगर बात करें अपन, तो 12 से लेकर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन बीज दर ले सकते हैं इसकी। और अगर बात करें जैसे देसी ज्वार की अगर बात करें अपन, तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन बीज दर लेके अपन बुआई अच्छे से कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम अब तीसरे सवाल पे चलते हैं। तो किसान भाइयों का मेरी तरफ से आपका अनुरोध है कि आप तीसरे प्रश्न का जवाब दें कि चारों के लिए क्या किया जाए। जो चारा उगता है बीच में, ज्वार के बीच में जो चारा, खरपतवार चारा जो भी है वो उगता है और किसान भाई काफ़ी परेशान होते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? सिद्धार्थ जी, उसके लिए आपको एक चीज़ बतावें कि जैसे अपन दवाई का प्रयोग करते हैं चारे के लिए, तो आगे वाली जो फसल बोएंगे अपन, कि जैसे अभी अपन ने खरीफ के अंदर ज्वार बोई है और इसमें खरपतवार उग रहा है, तो उसमें अगर अपन रासायनिक प्रयोग करेंगे, तो जो आगे वाली जो फसल अपन बोए हैं, जैसे ज्वार कटने के बाद में अपन जैसे सरसों की बुआई करें या फिर गेहूँ की बुआई करें इसी खेत के अंदर, तो उस जो सरसों या गेहूँ बोएंगे अपन, तो उसकी उपज कम हो जाएगी। तो इसके लिए अपन खरपतवार को हाथ से निकालना बेटर समझते हैं, या अपन जैविक तरीके से भी अपन खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। कि मेरे अनुसार तो अगर बात करें अपन, तो रासायनिक का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए अपने को, निकालना चाहिए। सिद्धार्थ जी, उसमें क्या होता है कि जैसे अपन हाथ से निकालें खरपतवार, तो अपने पास चारा का बिल्कुल एक तरह का भारा हो जाएगा, उससे अपन घर पे ले जाएंगे आराम से। और अगर पशुपालन कर रहे हैं अपन, तो पशुओं को आराम से चारा भी डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, जानवरों के लिए भी बढ़िया रहेगा ये। हाँ। और इसी प्रकार आपने क्या है कि तीसरे और हमारे जो किसान भाइयों का चौथा सवाल था उसका दोनों का जवाब दे दिया है। अब मैं इसी के साथ अब उनका पांचवा सवाल लेके आऊँगा कि किसान भाई जानना चाहते हैं कि उन्नतिशील किस्में कौन कौन सी आती है इसमें। तो किसान भाइयों से निवेदन है, और सिद्धार्थ जी आपको भी बतावें कि अपने वो किस्में हैं उस तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से अपना खेत है। कि जैसे अपने को अपन डॉक्टर के पास जाते हैं,
तो अपनी कोई बीमार अपन तो अपनी खून और पेशाब की जांच करते हैं वो। बिल्कुल करते हैं। तो इसी तरीके से अपने को मृदा की जांच करवानी चाहिए पहले। मिट्टी की जांच करवाने के बाद में अपने को पता चल जाएगा कि इस खेत के अंदर कौन सी फसल हो सकती है। जी। तो उससे क्या है कि अपन कम भूमि के अंदर ज़्यादा उपज ले सकते हैं। और सिद्धार्थ जी आपको बतावें कि आज के ज़माने की अगर बात करें तो जो भूमि है वो बंटवारा होता जा रहा है और कम होती जा रही है ना। तो अपन अगर जैसे अच्छी किस्म लेंगे तो कम भूमि के अंदर अच्छी उपज ले सकते हैं। कि जैसे अगर किस्मों की अगर बात करें अपन तो अपन चलिए वन के नाम से एक किस्म है उसको भी ले सकते हैं अपन। और देखते हैं बहु कटाई की अगर बात करें अपन तो उसके लिए SSG59 के नाम से एक किस्म है वो भी अपन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको और जवार की किस्म का लेना है अपने को तो उसके लिए अपन जैसे एक कटाई वाली किस्म है अपनी तो CSV15 और 20 जो किस्म है वो अधिक प्रचलित है और वो अधिकतर ली जाती है दोस्तों। तो उसके लिए अपन लीडली जवार भी ले सकते हैं और जो है राजस्थान चरी के नाम से जवार आती है वो भी ले सकते हैं अपन बीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका। और इसी के साथ में किसान भाइयों का छठा सवाल जो है वो पूछना चाहूँगा कि उर्वरकता की मात्रा कितनी होनी चाहिए जिससे फसल अच्छी हो। सिद्धार्थ जी आपको बतावें कि जैसे अपन उर्वरक की बात करें अपन तो पहले गोबर की खाद की बात कर लेते हैं अपन। जी जी। तो गोबर की खाद की अगर बात करें अपन तो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन को इस खेत के अंदर अपन को गोबर डालना चाहिए हेक्टेयर के हिसाब से। तो गोबर की खाद में आपको पता है कि जैसे सभी मिनरल्स जो है वो सही मात्रा में होते हैं। बिल्कुल सही। और अगर उर्वरक की बात करें अपन तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात करें अपन तो अपन अनुपात के अनुसार उसको डाल सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन नाइट्रोजन की मात्रा डाल सकते हैं। और फास्फोरस की अगर बात करें अपन तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन फास्फोरस डाल सकते हैं। और पोटास की बात करें अपन तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पोटास की मात्रा डाल सकते हैं। दोस्तों पोटास के अंदर अपने को ये ध्यान रखना है कि जैसे अपन ने गोबर की खाद अच्छे से डाली है तो पोटास की बिल्कुल आवश्यकता बहुत कम पड़ती है वैसे। तो इस तरीके से अपन गोबर की खाद और उर्वरक अच्छे से डाल सकते हैं। जी जी, मतलब आपका जो रवैया है, जो नज़रिया है, उसके हिसाब से गोबर की खाद ज़्यादा बेस्ट होती है फसल के लिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। इसी के साथ हम 8वां सवाल आपसे पूछना चाहेंगे किसान भाइयों का जो सवाल है कि पैदावार का क्या रहेगा, इसमें कितनी पैदावार हो सकती है, क्या नहीं है, जैसे आपके नज़रिए से जैसे सिद्धार्थ जी अपन ने जैसे जिस तरीके से अगर अभी बात करी है जी जी, उसी तरीके से अगर किसान भाई खेती करते हैं तो पैदावार भी अच्छी होगी। नियमित रूप से खाद डालेंगे, नियमित रूप से गोबर की खाद डालेंगे और नियमित रूप से बुआई करेंगे। बुआई का जो समय है उसकी बात एक बार कर लेता हूँ मैं कि अगर जवार का अगर बुआई का समय की बात करें अपन तो जून या जुलाई के माह के अंदर अपने को बुआई कर देनी चाहिए। जैसे अगर बात करें अपन तो अगेती बुआई अपने लिए अच्छी है। अगर बरसात के ऊपर डिपेंड है अपन तो बरसात के जैसे बरसात होती है अगर जून के अंदर तो अपन अच्छी सी जल्दी सी बुआई करनी चाहिए अपने को। जी जी। और दूसरी बात यह है कि जैसे चारे के लिए अपन कितना क्विंटल होगा तो अपन ने जिस तरीके से डिस्कस किया है उस तरीके से अगर देखें तो चारे की पैदावार जो है 250 से लेकर 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन उपज प्राप्त कर सकते हैं। और अगर जैसे अपनी अगर चारा लेना चाहें तो चारा ले सकते हैं, नहीं तो अपन बीज का भी उत्पादन कर सकते हैं और अनाज का उत्पादन भी इस तरीके से कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान भाइयों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ मैं ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करता हूं। स्टार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका। हम सभी किसान भाइयों को कहना चाहते हैं कि अगली फसल के साथ हम इसी चैनल पे मिलेंगे। और अभी के लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। और जो सुरेश जी ने कहा है उसका आप पालन करें, उसका सहयोग लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो किसान भाइयों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। जी, इससे क्या होगा कि सभी जो जितने भी किसान भाई हैं सबको फसल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा उपज पैदा कर पाएंगे। हम मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई फसल लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।